EXW मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे सेलर ने गुड्स रेडी करके रख दिए, वो बायर को इन्फॉर्म करेगा और उसके बाद से पूरी जिम्मेदारी बायर की है। अगर कोई गुड्स कंटेनर के थ्रू भेजना पड़े तो FCA सेलेक्ट करना चाहिए रेदर देन चूजिंग FOB। CFR मतलब कॉस्ट एंड फ्रेट नेम्ड डेस्टिनेशन। The seller is responsible for the cost to bring the goods to buyer's nominated destination. जब तक बायर तक गुड्स ना पहुंचे, सेलर पूरी रिस्क अपने साथ उठा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लो रिवीजन सेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ICC इनकोटर्म्स, जिसमें अक्सर होते हैं स्टूडेंट कंफ्यूज। ये सारी टर्म्स सीखेंगे हम वन बाय वन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल, सो डोंट मिस दिस पर्टिकुलर सेशन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं टोटल 11 टर्म्स हैं जो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ईच टर्म इज नोन बाय एक्रोनिम, FOB, CIF, इस तरह से उनके एक्रोनिम है। ई वाली टर्म्स है जो ई से शुरू होती है, जहाँ पे सेलर डजंट वांट टू अरेंज ट्रांसपोर्ट। ई वाली टर्म्स का मतलब ऐसी टर्म्स जहाँ पे सेलर कुछ जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता है, जैसे कि EXW। F वाली जो टर्म्स होती है where seller can arrange some transport within their own country, यहाँ पे सेलर थोड़ी जिम्मेदारी उठाता है पर अपनी कंट्री तक, सामने वाले के तक नहीं पहुंचता है सेलर। C वाली टर्म्स where seller can arrange and pay for most of the freight charges up to the foreign countries, ऐसी टर्म जहाँ पे सेलर जो है फ्रेट मतलब गुड्स को पहुंचाने का जो भी प्राइस होता है वो भी सेलर पे कर रहा है। एंड डी वाली टर्म्स जहाँ पे सेलर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उठा रहा है, where seller can pay for most of delivery charges to the destination country। तो अगर आप सीक्वेंस देखो तो ई में सेलर इज लीस्ट रिस्पॉन्सिबल, डी में सेलर इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर रही है ऑफ द सेलर। इसके अलावा टर्म्स जो है वो और 2 मेजर कैटेगरी में है। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो सारे ट्रांसपोर्ट के लिए और कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो सिर्फ शिप वाला जो ट्रांसपोर्ट है उनके लिए। देयर आर टर्म्स सूटेबल फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड देयर आर टर्म्स सूटेबल फॉर सी एंड इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट, जैसे कि FOB, FCA, FAS। ये जो टर्म्स हैं ये जनरली कैसी टर्म्स हैं जो सी के थ्रू मतलब वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उन पे अप्लाई करती है। बट हमको जो मेजर कैटेगरी याद रखनी है वो कौन सी है, ये 4 कैटेगरीज E ग्रुप, F ग्रुप, C ग्रुप एंड D। यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले चलो मैं आपको E वाली बता देती हूँ। E वाली जो टर्म्स है, वी हैव जस्ट वन टर्म इन E, दैट इज EXW। EXW मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे सेलर ने गुड्स रेडी करके रख दिए, वो बायर को इन्फॉर्म करेगा और उसके बाद से पूरी जिम्मेदारी बायर की है। बायर सारा अरेंज करे, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ, सेलर की फैक्ट्री से लेकर बायर की डेस्टिनेशन तक सारी जिम्मेदारी बायर की है। इफ गुड्स आर सोल्ड X वर्क्स, द सेलर मेक्स द गुड्स अवेलेबल एट सेलर्स ओन प्रीमाइसेस, मतलब सेलर अपने प्लेस पे गुड्स को अवेलेबल करवा रहा है। और अनादर नेम्ड प्लेस द बायर और बायर्स कैरियर, या बायर का कोई ट्रांसपोर्ट, they are responsible for loading the goods on a transport vehicle and the buyer assumes the risk and the responsibility for carriage export from their own. This rule places minimum responsibility on seller। एक ऐसा रूल जहाँ पे सेलर की मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लेते हैं सेलर US में है और बायर इंडिया में है, ठीक है। सेलर ने अपनी न्यूयॉर्क फैक्ट्री पे मशीन बनाकर रेडी करके रख दी। अब सेलर फोन करता है इंडिया के बायर को कि आपकी मशीन रेडी है। अब इंडिया के बायर को देखना है कि इस मशीन को वो इंडिया तक कैसे लाएंगे। एवरीथिंग इज ऑन द बायर। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम यहाँ पे कैसी होगी, मिनिमम, मतलब बहुत ही कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेलर की यहाँ पे, ठीक है। अब चलते बच्चों F वाली टर्म्स पे, जहाँ पे सबसे पहले है FAS, दैट इज फ्री अलोंग साइड शिप। यहाँ पे सेलर क्या होता है, गुड्स को शिप के पास जो पोर्ट होता है, ठीक है, वहां तक गुड्स को पहुंचा देता है और उसके बाद जिम्मेदारी बायर की हो जाती है। द सेलर मस्ट गेट द गुड्स टू द आउटबाउंड पोर्ट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सेलर मस्ट ऑल्सो क्लियर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज। द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिपिंग कॉस्ट, रिस्क ऑफ लॉस देयर आफ्टर। शिपिंग विपिंग ये सारी जिम्मेदारी फिर किसकी हो जाती है, बायर की।
सेलर की जिम्मेदारी कि जो पोर्ट डिसाइड हुआ है वहां तक वो गुड्स को पहुंचा दे, उसके बाद जिम्मेदारी बायर की है। FOB दैट इज फ्री ऑन बोर्ड, यहाँ पे सेलर की जिम्मेदारी खत्म होती है जब वो गुड्स को शिप पे लोड करवा देता है। द सेलर मस्ट क्लियर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड हैव देम लोडेड ऑन द बोर्ड द शिप नॉमिनेटेड बाय बायर एट द पोर्ट नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे शिप विप सब बायर बताएगा कि इस शिप के थ्रू भिजवा देना, तो सेलर की जिम्मेदारी की गुड्स को शिप के ऊपर लोड करवा दे। The cost and risk passed from seller to buyer at ship's reel. In practice, it should be used for situation जहाँ पे seller has direct access to the vessel for loading, जहाँ पे ये seller के पास direct access हो कि seller के आसपास कोई पोर्ट हो जहाँ पे वो vessel मतलब ship पे goods रखवा पाए। Bulk cargoes और non-containerized goods. For containerized goods, consider FCA instead. अगर कोई गुड्स कंटेनर के थ्रू भेजना पड़े तो FCA सेलेक्ट करना चाहिए रेदर देन चूजिंग FOB। पर देखो FAS क्या था, सेलर ने पोर्ट तक गुड्स पहुंचाए हैं, शिप पे नहीं रखवाए। FOB क्या है कि शिप पे लोड करवाना है गुड्स फ्री ऑन बोर्ड। जैसे ही शिप पे लोड होंगे उसके बाद सेलर की जिम्मेदारी खत्म होगी। फिर आता है FCA दैट इज फ्री कैरियर। यहाँ पे सेलर बायर बताएगा, वहां पे उस कैरियर तक गुड्स को पहुंचाएगा। कैरियर का मतलब ट्रांसपोर्टर। This very flexible rule apply where the buyer or buyer's agent is responsible for arranging main transport. The buyer specifies the name of the agent or carrier and stipulates a place at which the seller is to deliver the goods to the carrier or agent. तो यहाँ पे मान लेते हैं सेलर है एंड बायर है। गुड्स को मेन ट्रांसपोर्ट करवाने की जिम्मेदारी तो बायर की है, ठीक है, मान लेते हैं। पर बायर क्या बोलता है कि किसी ट्रांसपोर्टर का नाम देगा, सेलर को बोलेगा यहाँ तक गुड्स पहुंचा दो। मतलब सेलर को एक कैरियर या ट्रांसपोर्टर तक गुड्स पहुंचाने हैं जो बायर ने बताया है। सेलर क्लियर द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड हैंड देम ओवर एट द प्लेस नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। द बायर बिकम रेस्पॉन्सिबल देयर आफ्टर इफ द स्पेसिफाइड प्लेस इज सेलर्स प्लेस ऑफ बिजनेस। सेलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग। FCA is the rule of choice for containerized goods where buyer arranges for the main carriage। मतलब मेन ट्रांसपोर्टेशन बायर ही अरेंज करने वाला है। सिर्फ एक प्लेस है जो बायर बता रहा है कि आप गुड्स को वहां तक पहुंचा दो, तो सेलर वहां तक पहुंचा रहा है। दैट इज फ्री कैरियर। यहाँ पे बायर के नेम्ड प्लेस तक गुड्स पहुंचाना है, जहां पे बायर बताए वहां पे गुड्स पहुंचाना है, ठीक है। हो सकता है कि सेलर के पास डायरेक्ट सी एक्सेस ना हो, कोई आसपास पोर्ट ना हो, तो बायर ऐसे एक प्लेस बता देता है कि वहां तक आप गुड्स पहुंचा दो, वहां पे हमको कैरियर पे गुड्स पहुंचा देने हैं और उसके बाद जिम्मेदारी बायर की होती। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने क्या पढ़े? अभी तक हमने पढ़ा EXW, जहां पे सेलर की मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे सेलर अपने ही प्रेमाइस पे गुड्स अरेंज कर रहा है और बायर को बोल रहा है कि आप इनको क्लियर करके ले जाओ। FAS क्या था? तो शिप के बाजू तक गुड्स पहुंचाना, अलोंग साइड शिप, मतलब जो शिप के नियरेस्ट पोर्ट है वहां पे पहुंचा दो। FOB इज लोड ऑन शिप और उसके बाद बायर की जिम्मेदारी है। एंड FCA इज फ्री कैरियर, जो बायर हमें बता रहा है वहां पे हम गुड्स पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद मेन ट्रांसपोर्ट इज ऑन बायर। ये हमने पढ़ी है टर्म्स अभी तक। अब चलते हैं बच्चों आगे के टर्म्स पे, जो सी से शुरू हो रही है, जहां पे कैरेज, फ्रेट, ये सारी टर्म्स आएंगी। CFR मतलब कॉस्ट एंड फ्रेट नेम्ड डेस्टिनेशन। The seller is responsible for the cost to bring the goods to buyer's nominated destination port। सेलर यहाँ पे बायर के डेस्टिनेशन पोर्ट तक गुड्स पहुंचाने के लिए सारा खर्चा उठाएगा। अब हो सकता है बायर्स होम पोर्ट, मतलब जहाँ पे जिस कंट्री में बायर है वहां के पोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। एंड क्लियर्स द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट का सारा जिम्मा सेलर का है। हाउएवर द इंश्योरेंस रिस्क इज ट्रांसफर टू द बायर। मतलब देखो, सेलर है मान लेते US में, बायर है इंडिया में।
बायर ने इंडिया के किसी पोर्ट का नाम दिया, सेलर ने यहाँ तक गुड्स पहुंचाया है जिसका कॉस्ट एंड फ्रेट मतलब जो भी किराया है पहुंचाने का वो सेलर पे कर रहा है, पर इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो किसके ऊपर है? बायर के ऊपर है। इंश्योरेंस इज ऑन बायर। वंस द गुड्स हैव बीन लोडेड ऑन द बोट द शिप एट द आउटबाउंड पोर्ट, मतलब इंश्योरेंस का रिस्क पूरा किसका है? बायर का है। सेलर सिर्फ क्या कर रहा है? फ्रेट पे कर रहा है और बायर के डेस्टिनेशन पोर्ट तक गुड्स को पहुंचा रहा है। सीआईएफ में सेलर इंश्योरेंस भी पे करेगा। The seller is responsible for cost to bring the goods to the port of destination, and seller must also take out and pay for basic insurance to cover the buyer's risk of loss or damage during the transport. तो CFR और CIF में मेन डिफरेंस यही है कि CFR में सेलर ने इंश्योरेंस बेसिक कवर करके नहीं दिया था और CIF में सेलर इंश्योरेंस भी बेसिक कवरेज देता है। However, seller delivers the goods cleared for export when loaded on board ship at outbound port and risk passes at that point। पर यहाँ पे रिस्क कब पास हो जाती है? जैसे ही सेलर गुड्स को शिप में रखवाएगा वैसे ही रिस्क पास हो जाएगी, पहले वो बेसिक इंश्योरेंस कवर करके दे रहा है। फिर आता है बच्चों CPT एंड CIP। CPT इज कैरेज पेड टू नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनी। द सेलर पेज द carriage to the named point of destination but risk pass to buyer when goods are handed over to first carrier। यहाँ पे seller जो है carriage जो है named point of destination, तो destination है वहां तक goods पहुंचा रहा है। For example, दो लोकेशन है, सेलर यहाँ के बाद यहाँ तक भी गुड्स पहुंचा रहा है, पर जैसे ही सेलर फर्स्ट वाले ट्रांसपोर्टर को गुड्स देगा वैसे ही सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। भले सेलर किराया सारा पे कर रहा है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कब खत्म हो जाती है? रिस्क कब पास हो जाती है? जैसे ही सेलर फर्स्ट ट्रांसपोर्टर को गुड्स देता है। कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड सेम है, यहाँ पे सेलर इंश्योरेंस भी पे करता है, इंश्योरेंस टू द नेम्ड डेस्टिनेशन पॉइंट बट रिस्क पास व्हेन द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द फर्स्ट कैरियर। ये जो टर्म्स है बच्चों ये बिल्कुल FCA जैसी है, पर FCA में सारा जो मेन खर्चा है कैरेज का वो सारा बायर उठा रहा था, पर यहाँ CPT और CIP में सारा खर्चा जो है वो सेलर उठा रहा है। CPT में सेलर इंश्योरेंस के बिना गुड्स को पहुंचा रहा है टू द नेम्ड डेस्टिनेशन पॉइंट और CIP में इंश्योरेंस बेसिक इंश्योरेंस लेकर वो गुड्स को पहुंचा रहा है। तो हमारे पास आई CFR CIF। CFR का मतलब द नेम्ड डेस्टिनेशन पोर्ट मतलब बायर की कंट्री तक, CIF में सेम एज CFR बट इंक्लूड्स इंश्योरेंस। CPT एंड CIP यहाँ पे हम नेम्ड डेस्टिनेशन जो भी पॉइंट बायर बता रहा है डेस्टिनेशन का वहां तक गुड्स पहुंचा रहे हैं, पर हमारी लायबिलिटी वैसे ही खत्म हो जाती है जैसे ही हम गुड्स को हैंड ओवर कर दिया हो फर्स्ट कैरियर को, फिर भरे मल्टीपल कैरियर्स हो। CIP इज सेम एज CPT बट इंक्लूड्स इंश्योरेंस। ठीक है बच्चों, अब आती है D वाली टर्म्स जहाँ पे सेलर और ज्यादा जिम्मेदारी उठा रहा है। DAP डिलीवर्ड एट प्लेस। The risk remains with the seller until delivery of goods to buyer by putting them at buyer's disposal at a place specified in the contract। जब तक बायर तक गुड्स ना पहुंचे सेलर पूरी रिस्क अपने साथ उठा रहा है। देखो हमने पहले जितने भी पढ़े हमने देखा सेलर ने ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिया रिस्क खत्म, सेलर ने फर्स्ट ट्रांसपोर्टर को दिया रिस्क खत्म, बायर की रिस्क है उसके बाद जितनी। यहाँ पे सेलर रिस्क उठा रहा है, ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग देम ट्रांसपोर्टेड टू दैट प्लेस एंड बेयर्स ऑल द एसोसिएटेड कॉस्ट अदर देन इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल बाय द बायर। यहाँ पे सेलर सारी जिम्मेदारी उठा रहा है, रिस्क भी उठा रहा है, खर्चा भी पे कर रहा है, इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं कर रहा है, पर गुड्स को पहुंचा रहा है बायर के डिस्पोजल तक जहां से बायर गुड्स को ले जा पाए। DPU इज डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, जहां पे सेलर गुड्स की अनलोडिंग भी करवा के दे रहा है बायर को। सेलर डिलीवर्स व्हेन गुड्स
once unloaded are placed at disposal of buyer at a named place of destination. Seller bears all the risk involved in bringing the goods to and unloading them at the named place of destination. तो डीएपी और डीपीयू में क्या फर्क है? तो डीएपी में सेलर जो है सारा रिस्क बेयर कर रहा है पर गुड्स को अनलोड भी करवा रहा है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। डीपीयू में भी सेलर रिस्क बेयर कर रहा है और गुड्स को अनलोड भी करवा के दे रहा है और फिर बायर वहां से गुड्स को ले जाएगा। डीडीपी डीडीपी में सेलर ड्यूटीज भी पे करता है। जैसे अगर किसी ने इंडिया में गुड्स मंगवाए हैं यूएसए से तो कस्टम ड्यूटी लगती है, वो सारी ड्यूटीज पे करनी होती है, सेलर उन ड्यूटीज को भी पे कर रहा है। डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, द सेलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ड्यूटी पेड टू नेम्ड डेस्टिनेशन, seller bears all the transport costs to that point and all fees, duties, taxes and all the risk until the goods are unloaded. The seller is not obliged to insure the goods. However, most seller prefer to purchase insurance. डीडीपी में इंश्योरेंस का ऐसा कोई गारंटी नहीं दे रहा है सेलर, पर सेलर गुड्स को बायर तक पहुंचा रहा है और वहां पे सारी फीस ड्यूटी सब कुछ पे कर रहा है। मतलब डीडीपी इज अ टर्म जहां पे सेलर इज हैविंग हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डीडीपी में है, सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी ईएक्सडब्ल्यू में है। कैरेज की चॉइस मिलती है आपको, जो सीपीटी है, सीआईईपी है, एफसीए है, वहां पे बायर जो चाहेगा उस हिसाब से हम ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। तो ये कुछ टर्म्स है, इनको टर्म्स जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं डेफिनेटली बच्चों। आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। टोटल 11 टर्म्स हमने पढ़ी थी। स्टार्ट किया था ईएक्सडब्ल्यू, सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल, और एंड किया हमने डीडीपी पे जहां पे सेलर इज हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबल। एफसीए, एफएस, एफओबी मतलब सेलर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, सारा खर्चा बायर बेयर कर रहा है। कैरेज वाला जो टर्म्स है सीएफआर, आईएफ, सीपीटी, सीआईपी, वहां पे कैरेज का खर्चा भी उठा रहा है बट रिस्क पहले ही पास हो जाती है, ठीक है। और डीपीयू, डीएपी, डीडीपी, यहाँ पे सेलर बायर तक पहुंच रहे गुड्स तब तक की रिस्क बेयर कर रहा है। तो आई होप आपको ये टर्म समझ आई होगी। Do revise it again to get more confident over it. We will bring more such sessions for the subject of law. Stay tuned. Thank you.